Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rauf from Shehzad. As you know, in the previous lecture, we discussed the E2 mechanism and its evidences. Today, we shall discuss some features of E2 mechanism, which include various factors which affect the E2 mechanism. Let's start our lecture. Uh, our first feature which affect the E2 mechanism is the effect of base. Dear students, as you know that both the attack of base and departure of leaving group, both of these takes place in single step in E2 mechanism. That's why the rate of reaction in E2 mechanism depends on the strength of base. Stronger will be the base, greater will be the rate of reaction. यानी जितनी बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बेस पे, क्योंकि बेस जो अटैक करती है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही अटैक करती है. एज यू नो, E2 मैकेनिज्म इंक्लूड ओनली वन स्टेप. तो ये एक ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं. ये एक जनरल सा ऑर्डर दिया गया है बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है इसे कि जैसे जैसे बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा. दूसरा इफेक्ट है, दूसरा फीचर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप का भी जस्ट लाइक दैट ऑफ बेस के जैसे बेस ने अटैक करना होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, वैसे ही लीविंग ग्रुप भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही डिपार्ट करता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, और लीविंग ग्रुप की एबिलिटी डिपार्ट करने की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे वो गुड लीविंग ग्रुप होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा. इस सिलसिले में हम दो केसेस डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप जो अटैच है वो न्यूट्रल है, तो जब वो डिपार्ट होगा वो एनाइन की फॉर्म में जाएगा. न्यूट्रल लिविंग ग्रुप्स डिपार्ट एज एनाइन, क्योंकि इसने लोन पेयर लेके जाना होता है, इसने बॉन्ड पेयर जो है वो लेके जाना होता है. इट डिपार्ट्स विद बॉन्ड पेयर. और अगर ये पॉजिटिव ग्रुप्स हों हमारे पास तो ये डिपार्ट होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करते हैं. पहला केस है हमारे पास कि व्हेन सेम एलिमेंट इज अटैच्ड, यानी जब कार्बन से जो डिपार्ट होना है ग्रुप ने, हमारे पास सेम एलिमेंट अटैच हों. जैसे इस केस में आप देखें कि एक OH है, दूसरा OR है. दोनों केसेस में ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम. अब अगर ऐसा केस हो, दोनों केसेस में सेम एटम अटैच है, तो फिर लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा? देन द लिविंग ग्रुप एबिलिटी पैरेलल्स द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन. फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके जाएगा एनाइन की फॉर्म में, तो एनाइन कितना स्टेबल है. एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना वो गुड लिविंग ग्रुप, और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. और अगर एनाइन स्टेबल नहीं है या कम स्टेबल है तो बैड लिविंग ग्रुप होता जाएगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा. एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, ये देखें, ये इन दोनों एग्जांपल्स में यहाँ OH और OR जो हैं ये हमारे लिविंग ग्रुप हैं. और आप जैसा कि जानते हैं ये OH नेगेटिव और OR नेगेटिव जो हैं ये दोनों बैड लिविंग ग्रुप हैं, क्योंकि इनमें एनाइन जो है वो हमारा स्टेबल नहीं है. इसलिए दिस डू नॉट अंडरगो E2 mechanism. ऑन द अदर हैंड, इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें यहाँ पे हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो सल्फोनेट आइन है, ये वाला सल्फोनेट आइन. तो ये रिएक्शन इजीली हो जाता है.
देखें इजीली एलिमिनेशन हो गई है, बेस ने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अल्कीन मिली है और सल्फोनेटाइन सेपरेट हो गया है। ये रिएक्शन क्यों हुआ है इजीली? ये इसलिए इजीली हुआ है, हालांकि यहाँ पे भी जो हमारा एलिमेंट जो अटैच था वो ऑक्सीजन ही था, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन इजीली हो गया है इसलिए ये जो हमारा सल्फोनेटाइन है, दिस इज स्टेबल एनाइन ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक्चुअली जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है। इसके हम तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इस रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से, चूँकि ये स्टेबल है, और चूँकि ये स्टेबल है इसलिए ये गुड लिविंग ग्रुप में आता है। और जब ये गुड लिविंग ग्रुप होगा तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा बढ़ जाएगा। एक तो ये केस था कि जिसमें अब ओ एच ओ आर और ये जो सल्फोनेट नाइन हमारा रिमूव हुआ है, इन तीनों केसेस में सेम एटम अटैच था, ऑक्सीजन के ज़रिए लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था कार्बन एटम के साथ। तो ऐसे केसेस में जब सिमिलर एलिमेंट अटैच हों तो फिर हमने ये देखना होता है कि जो लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके गया है एनाइन की फॉर्म में, एनाइन कितना स्टेबल है। जितना एनाइन स्टेबल होता जाएगा उतना लिविंग ग्रुप अच्छा होता जाएगा, और जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होता जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सेकंड सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस है हमारे पास when different elements are attached, when different elements are attached, अब अगर डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हों, फॉर एग्जांपल हेलोजन अल्काइल हैलाइड वाले केस में देखें, हमारे पास आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में लिविंग ग्रुप की एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ऐसे केस में लिविंग ग्रुप की एबिलिटी डिपेंड करती होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, यानी इसे तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देना पड़ती है। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, दैट विल बी गुड लिविंग ग्रुप। और जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, दैट विल बी बैड लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, जबकि इधर मूव करें तो ये बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की। तो देखें, अब कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, इसलिए आयोडाइड जो है ये सबसे गुड लिविंग ग्रुप है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। जबकि कार्बन फ्लोरीन वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे बैड लिविंग ग्रुप है। तो फिर ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ ई टू मैकेनिज्म इज दिस वन, यानी आयोडाइड के साथ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तीसरे फीचर पे आते हैं। तीसरा फीचर है कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट हैं, डिफरेंट तरह के मीन फॉर एग्जांपल अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हों। तो ये देखें, ये एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल डिस्कस की हैं। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब सबको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें रिस्पेक्टिव अल्कीन मिलती जाती हैं सब केसेस में। लेकिन आप देखें, ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसमें हमें जो अल्कीन मिली है इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में हमें जो अल्कीन मिली है इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जबकि ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है इसमें हमें जो अल्कीन मिली है इसके साथ दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। Greater the number of substituents attached to the alkene, greater will be the stability of alkene. Alkene will be thermodynamically stable.
इसका मतलब है टर्शियल काइल हैलाइड वाले केस में हमें जो अल्कीन मिलती है वो थर्मोडायनामिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जितने सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते जाएंगे ना, इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा लिखे जा सकते हैं, इसमें हाइपर कंजुगेशन उतनी ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो टर्शियल अल्काइल हैलाइड वाले केस में अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनती है, फिर सेकेंडरी वाले केस में, फिर प्राइमरी वाले केस। तो ऐसे केसेस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का, कि जो टर्शरी सबस्ट्रेट हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये था तीसरा फीचर। अब चौथे फीचर पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी कई तरह से E2 मैकेनिज्म को इफेक्ट करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है elimination occurs readily when new double bond comes in conjugation with existing double bond। एलिमिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है। कब? कि जब हमें पता है कि एलिमिनेशन के नतीजे में एक डबल बॉन्ड बनना होता है। तो अगर ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाए तो इससे डीलोकलाइजेशन बढ़ जाएगी, और जितनी डीलोकलाइजेशन बढ़ेगी हमारी प्रोडक्ट स्टेबल होगी, और जितनी प्रोडक्ट स्टेबल होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज होगा, फास्टर होता जाएगा। अब ये एग्जांपल देखें, ये जो फर्स्ट वाले एग्जांपल है इसमें ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड है, जबकि ये प्रोडक्ट में एक और डबल बॉन्ड आ गया है, और ये जो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आया है ये पहले वाले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो ये देखें, ये कंजुगेटेड डाइईन बन गई है हमारे पास, और कंजुगेटेड डाइईन नॉन कंजुगेटेड डाइईन से ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ये नीचे वाले केस में हमारे पास रिएक्टेंट में पहले कोई डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो कि किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन रैपिड होगा ड्यू टू कंजुगेशन, जबकि जो सेकंड वाला रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीजेस when electron withdrawing group is attached to the carbon atom having hydrogen atom to be removed। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कब? जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच हो उस कार्बन के साथ जहाँ से हाइड्रोजन ने रिमूव होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने जाना है, तो ये देखें इसी कार्बन के साथ ये हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप अटैच है जो कि न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक बना देंगे, जिसकी वजह से बेस इसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इस केस में देखें, अब हाइड्रोजन ने यहाँ से जाना है, ब्रोमाइड ने यहाँ से जाना है, तो ये फॉर्माइल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन एटम, तो ये रिएक्शन रैपिड रेट पे होगा। जबकि ये जो नीचे वाली एग्जांपल है इसमें हमारा हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, जबकि इस कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप नहीं है। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ है जो ब्रोमाइड के साथ जुड़ा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इसे असिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, जबकि ये ऊपर वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप उस कार्बन से अटैच है
जहाँ से हाइड्रोजन ने जाना। अगर किसी और से अटैच है तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली इन केसेस में भी आप देखें, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल है या नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, इन सभी केसेस में आप देखें जहाँ से हाइड्रोजन ने जाना है उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जैसे इस फर्स्ट वाले केस में कीटो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड वाले केस में बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में साइनो ग्रुप अटैच है, जबकि नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो इन सभी केसेस में हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो हाइड्रोजन को ज़्यादा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का रिमूवल ईजी हो जाता है और रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इफ़ वी हैव बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो, जैसा कि ये देखिए, ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगी, ये वाली कार्बन बीटा कार्बन है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो तो बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी एक्रिलिक एसिड, और पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो, फिर देखें क्या बनेगा, फिर उस तरह से एलिमिनेशन नहीं होती। अब ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से कंडेंस होते हैं कि इनसे दो पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। दो मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो ये साइक्लिक डाई एस्टर बन जाता है, और साइक्लिक डाई एस्टर कहलाता है लैक्टाइड। लैक्टाइड बन जाएगा अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होंगे। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड थे तो हमें ये वाली प्रोडक्ट मिली थी एक्रिलिक एसिड, जबकि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होंगे तो फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के दो दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट लैक्टाइड मिलेगी। लैक्टाइड साइक्लिक डाई एस्टर को कहते हैं, इसमें दो एस्टर ग्रुप होते हैं और ये रिंग की फॉर्म में होता है। और लास्ट में अगर हमारे पास गैमा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, गैमा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली कार्बन आपको पता है अल्फा कार्बन कहलाती है, अल्फा के साथ वाली कार्बन बीटा कार्बन कहलाती है, बीटा के साथ वाली कार्बन गैमा, और उससे नेक्स्ट कार्बन जो होती है वो डेल्टा कार्बन कहलाती है। गैमा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड मीन कि अगर डेल्टा या गैमा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, फिर क्या होगा, फिर कैसे एलिमिनेशन होगी, फिर आमतौर पर दो मॉलिक्यूल कंडेंस नहीं होते बल्कि एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं इनसे H और OH रिमूव होके पानी रिमूव हो जाता है और ये आपस में ही कंडेंस हो जाते हैं, और इनकी कंडेंसेशन से, इस एलिमिनेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो कहलाती है लैक्टोन। ये भी एक एस्टर है, cyclic ester. Cyclic ester is also called lactone. So this is the effect of structure on E2 elimination. ये देखें, ये साइक्लिक एस्टर की फॉर्मेशन, ये साइक्लिक एस्टर जो बना है इसे लैक्टोन हमने कहा है, जबकि साइक्लिक डाई एस्टर जो था इसे हमने लैक्टाइड कहा था। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट हमारे पास जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि लैक्टोनाइजेशन, लैक्टोनाइजेशन इज मच फास्टर दैन स्टेरिफिकेशन। लैक्टोनाइजेशन इज मच फास्टर दैन स्टेरिफिकेशन। व्हाई? स्टेरिफिकेशन और लैक्टोनाइजेशन में फ़र्क क्या है? स्टेरिफिकेशन में भी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और एस्टर बनता है, जबकि लैक्टोनाइजेशन में अलग अलग मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते बल्कि एक ही मॉलिक्यूल का OH ग्रुप उसी मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और साइक्लिक एस्टर बनता है। यानी एस्टरिफिकेशन में ओपन चेन एस्टर बनेगा, लैक्टोनाइजेशन में क्लोज चेन एस्टर बनेगा।
कौन सा ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये देखें, आप यहाँ पे नोट करें, स्टेरिफिकेशन में देखें हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें दो मालिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आ गए, रिएक्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों मालिक्यूल बिल्कुल आज़ाद थे, आज़ाद घूम रहे थे, इनमें ट्रांसलेशनल फ्रीडम पाई जाती थी, ट्रांसलेशनल मोशन पाई जाती थी। लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे ट्रांजिशन स्टेट में, देखें इन दिस केस ट्रांसलेशनल फ्रीडम इज लॉस्ट। उनकी जो ट्रांसलेशनल मोशन थी, वो ट्रांसलेशनल फ्रीडम जो थी वो लॉस्ट हो गई है। लार्जर एंट्रोपी चेंज आई है, डेल्टा एस हैज़ लार्ज वैल्यू विद नेगेटिव साइन। जबकि आप इलेक्ट्रोनाइजेशन में देखें, यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। इस ट्रांजिशन स्टेट में देखें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं आए, एक ही मॉलिक्यूल है, बस उसी के दो पार्ट एक दूसरे के करीब आए हैं। इसमें कोई ट्रांसलेशनल फ्रीडम का लॉस नहीं हुआ। हियर जस्ट वाइब्रेशनल फ्रीडम इज लॉस, डेल्टा एस हैज स्मॉल वैल्यू विद नेगेटिव। यानी यहाँ पे एंट्रोपी चेंज जो है वो बहुत कम आई है, जबकि ऊपर वाले केस में एंट्रोपी चेंज ज़्यादा आई थी। दैट्स वाई इलेक्ट्रोनाइजेशन इज much faster than esterification. Clear? That's all as far as today's lecture is concerned. Tomorrow we shall see the remaining features of E2 elimination in the next lecture. Take care. Allah.